नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले अपराधी बेलगाम हो गए। पटना में अपराधियों के सामने पुलिस पस्त नजर आने लगी है। नीतीश का सुशासन सवालों के घेरे में आ चुका है। जंगल राज रिटर्न की बात कही जा रही है। पटना में घर के बाहर खड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है। सिवान में 3 लोगों को तलवार से जिंदा काट दिया गया। मसौड़ी में चौकीदार के बेटे को गोलियों से भून दिया जाता है। अरवल में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार एक बार फिर गुंडा राज की ओर बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में फिर से लौट रहा है जंगल राज? क्या बिहार में खत्म हो गया नीतीश का सुशासन? क्या क्राइम कैपिटल बन गया है पटना? बिहार में बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी सेफ नहीं। सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है। 300 मीटर दूर थाना, फिर कैसे फरार हुआ हत्यारा? गुंडा राज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कत्ल के 2 घंटे बाद क्यों पहुंची पुलिस? उनको गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाने तक कहीं कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था। नीतीश चुनाव में व्यस्त, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर नीतीश कुमार के सुशासन को चैलेंज किया है। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। क्राइम अनकंट्रोल होता जा रहा है। राजधानी पटना हो या सीवान, अरवल हो या मसौड़ी, कोई भी सेफ नहीं है। पटना में बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई तो सिवान में तलवार से 3 लोगों को काट डाला गया। अरवल में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो मसौड़ी में चौकीदार के बेटे को भून दिया गया। बीजेपी नेता और बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। मर्डर उनके अपार्टमेंट के ठीक बाहर हुआ है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। ये सीसीटीवी फुटेज गोपाल खेमका के घर के बाहर की है। रात के 11:37 हो रहे हैं। कारों के बीच में एक शख्स हेलमेट लगाए बाइक पर खड़ा है। 1 मिनट बाद यानी रात 11:38 पर 2 कार अपार्टमेंट की तरफ आते दिखाई दे रही है। आगे वाली कार में बिजनेसमैन खेमका बैठे थे। वो खुद गाड़ी चला कर आ रहे थे। रात 11:38 और 12 सेकंड के बाद गाड़ी अपार्टमेंट के गेट पर आकर रुकती है। हत्यारा पहले से घात लगाए बैठा था। उसकी नजर सड़क पर ही थी। उसे पहले से ही इनपुट था कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका आने वाले हैं। जैसे ही वो गाड़ी को अपार्टमेंट के अंदर आते हुए देखता है, वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि आगे वाली गाड़ी में गोपाल खेमका ही है और जैसे ही कार गेट के पास आकर रुकती है, यानी रात 11:38 और 13 पर वो अपनी बाइक खड़ी करता है। तेजी से चलता हुआ गोपाल खेमका की गाड़ी के ड्राइवर सीट तक पहुंचता है और फायरिंग कर देता है। रात 11:38 पर धुआं दिखाई देता है, यानी वो वारदात को अंजाम देने के बाद तेजी से पलटकर बाइक के पास पहुंचता है और वहां से फरार हो जाता है। तब तक गेट खोलने के लिए गार्ड पहुंच चुका था। खेमका की कार के पीछे एक और कार खड़ी थी, जिसमें खेमका के पड़ोसी अंकित सिंह बैठे थे। वारदात के बाद वो अपनी कार से निकलते हैं। उनकी पत्नी भी बाहर आती है। मर्डर की सूचना गोपाल खेमका के बेटे फैमिली को देते हैं। ये सीसीटीवी में जो दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि आप अभी गेट खोलने पहुंचे भी नहीं हैं, तब तक जो अपराधी छिप कर बैठा था वो गोली मारने आ जाता है। उसमें यह भी दिख रहा है कि पीछे एक और दूसरी गाड़ी भी है। क्या उस समय हुआ था? उसके बाद हम तो गेट खोले। अब उसके बाद में वो जैसे गेट खोलने वाले थे, अंकित बाबू बोले कि रामपाल जी गेट खोलिए।
अब आप गेट खोले तो वो बताया कि मर्डर हो गया। अंकित जी पीछे वाली गाड़ी में है। हाँ हाँ, उजले कहाँ रहते हैं? गाड़ी आ रही है। हाँ, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। फिर जब गोली लग गई तो अंकित जी अपनी गाड़ी से उतर कर आए। हाँ, वो आए, वो फिर आगे अपना उनका लड़का को फ़ोन किए, तो लड़का बहू आए दोनों, तब जाके वो सबको बैठा के साइड करके और गाड़ी चला के एक आदमी और आए, उनका रिश्तेदार गोपाल बाबू का, सब मिल कर लेके गए। पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। जहां पर वारदात हुई वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर पटना का वीआईपी गांधी मैदान है, लेकिन पुलिस को वारदात के बारे में पता तक नहीं चला। कातिल वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गया। इतना ही नहीं, खेमका फैमिली का तो आरोप यहां तक है कि वारदात की सूचना देने के बाद गांधी मैदान पुलिस को 300 मीटर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। रात 1:30 पर पुलिस पहुंची। उसके आधे घंटे बाद यानी रात करीब 2 बजे टाउन डीसीपी पहुंचे। सिटी एसपी रात करीब 2:30 पर पहुंचे। पटना एसएसपी का मोबाइल भी बंद था। हमारे साथ गोपाल खेमका के भाई हैं। क्या नाम है आपका? शंकर खेमका। ये बताइए कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई? घटना अमूमन वो बांकीपुर क्लब के डायरेक्टर हैं, तो कभी कभी क्लब भी चले जाते थे, तो क्लब गए थे 8:30-9 बजे के आसपास और 11-11:30 बजे लौटे हैं। लौटते यहीं गेट पे उनको पीछे से जो भी रहा हो उसने गोली मार दी है। गोली की आवाज़ सुन के घर वाले दौड़ के आए, भाग के आए। उसके बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाया गया उनको। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब है, हमारा जो घर है जहाँ पे गोपाल खेमका रहते थे, उससे 200-400 मीटर की दूरी पे गांधी मैदान थाना है, 200-400 मीटर की दूरी पे डीएम आवास है और 200-400 मीटर की दूरी पे 500 मीटर की दूरी पे पुलिस लाइन है। लेकिन किसी का कोई अता पता नहीं। हमारे यहाँ घटना उनको गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले जाने तक कहीं कोई पुलिस का नामो निशान नहीं था। लोगों ने पुलिस को कब जानकारी दी? हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने भी फ़ोन किया। हमारे कुछ और लोग जो पहुंचे थे उन्होंने पुलिस लाइन को या कंट्रोल रूम को सबको फ़ोन करा। तो उसके बाद लोकल कंकड़बाग थाना के अंदर में जो हॉस्पिटल का एरिया आता है वहाँ की पुलिस आई। उसके बाद गांधी मैदान थाना जो ऑकरेंस की जगह का थाना है, वहाँ पर 1:33 पे एक पुलिस जो भी रहा, इंस्पेक्टर जो भी रहा, वो आया है। उसने कहा कि हमें जानकारी तो अभी मिली है। तो हमने कहा कि जानकारी आपको मिली तो ये आपका फॉल्ट है। तो ये बताइए क्या आप लोग को आशंका क्या लग रही है? कोई धमकी मिल रही थी, कोई विवाद चल रहा था? नहीं था, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पता नहीं क्यों इनसे किसको क्या है क्या नहीं है, किस बात का है नहीं है, कोई जानकारी हम परिवार वालों को नहीं है। कारोबार से जुड़ा कोई विवाद? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पटना में क्राइम कंट्रोल करने के लिए 20 दिन पहले ही एसएसपी का तबादला हुआ था। अवकाश कुमार की जगह कार्तिकेय शर्मा को क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन बड़े बिजनेसमैन की हत्या के बाद शहर में हड़कंप है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पटना के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पटना के आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जिस गाड़ी में हत्या हुई है उस गाड़ी को देखा जा रहा है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मुआयना कर रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पटना पुलिस और एसटीएफ दोनों के द्वारा जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो प्रारंभ कर दिया गया। टेक्निकल सर्वेलांस है और जो भी इंटेलिजेंस के माध्यम हैं उन सब से जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, इसके बारे में काफ़ी सुराग जो पुलिस को लगे हैं कि किनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है और किस कारण से हुई होगी, वो अभी अनुसंधान का मामला है जिससे आपको उद्भेदन करने के पश्चात में शेयर करा जाएगा। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उनके द्वारा उनके कर्मियों द्वारा भी घटनास्थल का विजिट किया गया। यहाँ से महत्वपूर्ण सुराग उन लोगों ने प्राप्त किए हैं और इसके लिए हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है सिटी एसपी के नेतृत्व में और ये एसआईटी जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी जिनके द्वारा घटना कारित की गई है उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से जो यहाँ पे सीसीटीवी है, बल्कि पटना में काफ़ी सारे जो अन्य स्थान है वहाँ से भी काफ़ी सारे हम लोग को इनपुट्स मिले हैं। इसके अलग से जो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से भी काफ़ी सारी जो सुराग हम लोग को लगे हैं। काफ़ी लीड्स हैं जिनको अभी डेवलप कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस कांड को उद्भेदन। गोपाल खेमका का हत्यारा कौन था? किसने गोपाल खेमका की हत्या कराई? खेमका फैमिली को कौन खत्म करना चाहता है? खेमका फैमिली से दुश्मनी की वजह क्या है?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 साल 6 महीने पहले गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी और अब गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है। दोनों मामले में मर्डर का तरीका एक ही तरह का था। गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से अपने घर के लिए इसी गाड़ी से निकले थे और जब वो क्लब से निकल रहे थे उस समय इस गाड़ी में उनके साथ उनके एक मित्र भी थे, सुदेश शरीन इनका नाम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये उतर गए। ये बताइए कि क्लब से आप हमेशा उनके साथ ही निकलते थे? जब पटना वो रहते थे तो एक साथ निकलता था मैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्लब से आप उनके साथ चले थे इस गाड़ी से? हाँ जी। तो घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर सिर्फ है, तो रास्ते में आप कहाँ उतर गए? बागरगंज मोड़ पे। वहाँ से ऑटो या रिक्शा लेके मैं जाता था नाला रोड। तो मतलब घर पहुँचने तक आप साथ गाड़ी में नहीं थे, रास्ते में उतर गए? जी जी जी। क्या वजह लग रही है आपको? रंगदारी का मामला हो सकता है या पहले 5-6 साल पहले बच्चे की हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ हो सकता है। ये तो पुलिस का देखना काम है, एंगल को जोड़ के कि आखिर क्या बात है। तो जब घर उनकी गाड़ी पहुंची, जब वो घर पहुंचे तो वो अकेले थे, गाड़ी में कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि आप तो रास्ते में उतर गए? हम तो रास्ते में उतर गए, वो अकेले ही आते थे वो, और हम लोग का यही टाइम था 11:15 साढ़े 11। 20 दिसंबर 2018 को हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुंजन की हत्या उनकी फैक्ट्री के सामने की गई थी, तो वहीं गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई 2025 को उनके घर के बाहर हुई। गोपाल खेमका बिहार के बड़े उद्योगपति थे, इसीलिए अब इस मामले में विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। पप्पू जी, सबसे पहले पहुंचने वालों में आप थे यहाँ पे? सबसे पहले मौके पर आप पहुंचे थे, क्या देखा आपने? उस समय क्या हो रहा था? स्थिति अच्छी नहीं सर। वो बच्चा क्या कहा हमसे जानते हैं? बोला सर पहले भी आए थे, बच गया, न्याय मिल गई। मेरे पिता आए, फिर आप आ गए, मिलेगी न्याय कि फिर मेरे लाश पे आइएगा। क्या बोला सर? सर इसको कोई अपराधी मारा है, आपको लगता है? ये अपराधी थे, अपराधी से मतलब था, बालू माफिया से मतलब था, शराब जमीन कारोबारी से मतलब था। इनको कौन टॉर्चर करता था सर अस्पताल को लेके? कौन है पदाधिकारी? सर कॉल डिटेल निकालिए, सर लोकेशन निकालिए। आप 2.25 घंटा तक सोए रहते हैं। मुख्यमंत्री जी आ तो जाते एक बार, बीजेपी के डिप्टी सीएम साहब लोग आते जाते, विपक्ष के नेता बगल में है, आ तो जाते। आंख का पानी मर गया, सर्व नहीं होता आप लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। जो बिहार बचाने बनाने वाले को नहीं बचा सके उसको राइट नहीं है। सर महागुंडा राज, सर सीबीआई इंक्वायरी, बगैर सीबीआई इंक्वायरी किसके परिवार को और इस घटना का उद्भेदन नहीं होगा। आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाई है, क्या वजह हो सकती है? सर जमीन, नेता, पदाधिकारी और माफिया, चारों इन्वॉल्व है इनकी हत्या। गोपाल खेमका बिहार के बड़े उद्योगपति के साथ साथ बीजेपी के नेता भी थे। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी को अपना पेशा नहीं चुना, बल्कि हेल्थ केयर बिजनेस से जुड़ गए। राजेंद्र नगर में उनका मगध अस्पताल के नाम से बड़ा नर्सिंग होम है। इसके अलावा उनके पास पेट्रोल पंप और कॉटन इंडस्ट्री भी है। पटना के प्रतिष्ठित बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। पटना में घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष अब बिहार में जंगल राज की बात कर रहा है। हमारे साथ हैं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, लगातार आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा करते रहे हैं और इस बीच एक और हत्या हो गई, बड़े कारोबारी की हत्या। कि अत्यंत ही दुखद है और इसी से पता चलता है कि बिहार में गोली मार सरकार स्थापित हो गई है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। अपराधी राज, गुंडा राज, राक्षस राज इसी को कहा जाता है। जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में इस तरह से गोली मारकर अपराधी निकल जा रहे हैं। एक बड़े व्यवसायी के रूप में, उद्योगपति के रूप में श्री गोपाल खेमका जी को लोग जानते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन 2 घंटे के बाद पहुंचती है और नीतीश सरकार सोई हुई है। इस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये नकारा निकम्मी खटारा सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब जनता ऊब चुकी है। पुलिस से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो पुलिस ये कहती है कि आरजेडी के समय में जो आंकड़े थे हत्या के, लूट के, बलात्कार के, उससे काफ़ी कमी आई है। आंकड़ों का खेल
आदर नीतीश कुमार जी की पुलिस न खेले। अपराधियों का तांडव इस तरह नहीं हुआ था। जिस जंगल राज की बात ये कह के ये 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अब ये महाजंगल राज जनता ने देखा है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। दरअसल 1990 के दशक में बिहार में जंगल राज की शुरुआत पटना से ही हुई थी। तब पटना में हत्या, किडनैपिंग और रेप आम बात हो गई थी। अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया था। अब एक बार फिर से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है। इस साल जनवरी से मई के बीच यानी 5 महीनों में 116 मर्डर, 36 रेप और रंगदारी के 13 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा चोरी की 48, डकैती की 10, छिनैती की 33 और गाड़ी चोरी की 1400 वारदात सामने आई हैं। 5 महीने में 116 मर्डर यानी हर महीने करीब 23 लोगों का कत्ल अकेले राजधानी पटना में हो रहा है। अब बिहार के बड़े बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है। इसके बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर है। शासन प्रशासन के लिए बहुत गंभीर घटना है और इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको संज्ञान में ले रहे हैं और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुलिस विभाग के अंदर बैठे हुए गैर जिम्मेदार, लापरवाह और ये कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पालन कराने में जो निकम्बे लोग हैं वो फील्ड के अंदर नहीं रहे, हटाने की हम बात करेंगे और इस तरह की घटना करने वाले को बख्शेंगे नहीं। हमने तो पिछले बार भी मांग किया है कि ऐसे अपराधियों का त्वरित गति से स्पीडी ट्रायल चला करके एक्शन के साथ उसकी संपत्ति जब्त, एनकाउंटर की जरूरत पड़े, बुलडोजर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी। पटना में बिजनेसमैन का मर्डर हुआ तो वहीं वहां से 140 किलोमीटर दूर सिवान में 3 लोगों की हत्या हुई। दबंगों ने कहर बरपाया। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया मोड़ पर दबंगों ने पहले गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे भी मन नहीं भरा तो तलवार से 3 लोगों का गला काट डाला, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी अवैध शराब का कारोबार करता था, जिसकी शिकायत करने पर वारदात को अंजाम दिया। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज SDPO भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। बताया जा रहा है कि तलवारबाजी की ये पूरी वारदात के पीछे वर्चस्व की लड़ाई है। हालांकि इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने भगवानपुर हाट के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। एक जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर तो तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के समय बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। यानी कहां किस SP की पोस्टिंग होगी, कहां का थानेदार कौन होगा, ये सारी चीजें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करते हैं। इसीलिए विपक्ष अब बिहार में जंगल राज की बात करने लगा है। बिहार में सरकार में बीजेपी भी पार्टनर है। पटना में बीजेपी नेता की हत्या हुई है, इसीलिए बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो उठा रही है, लेकिन बच बच कर बोल रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है ऐसा नहीं कहा सकता है। ये घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। गोपाल जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यवसाय के अलावा एक समाजसेवी भी थे और उनके घर के समीप व्यस्तम इलाका है, गांधी मैदान का बड़ा सेंसिटिव इलाका है। वहाँ हत्या हो जाए और जो जानकारी है आप लोगों के माध्यम से मिल रही है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस अगर आती है तो ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर ऐसे चीज़ों को देखना चाहिए पुलिस शासन को और
पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटना को, समय पर पुलिस कार्रवाई करे, इन सब चीज़ों पर देखनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सुशासन नीतीश कुमार की यूएसपी रही है और इसी बदौलत वो 20 साल से ज्यादा बिहार की सत्ता पर काबिज है। लेकिन अगर बिहार में क्राइम का ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी होगी। नीतीश के सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले नीतीश की टेंशन बढ़ी हुई है। तो वहीं आज महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आई जिसे देखकर उद्धव के विरोधियों का बीपी बढ़ सकता है। 20 साल के बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखे। हिंदी की लड़ाई में दो भाई एक बार फिर से मिलकर सियासी टक्कर देने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ठाकरे ब्रदर्स के साथ एक साथ आने से कितना बदलेगी? क्या राज और उद्धव मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को टक्कर दे पाएंगे? मुंबई से आज जो तस्वीरें आई उससे कितनी बदलने जा रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, इस रिपोर्ट में समझिए। बीस साल बाद एक मंच पर उद्धव राज। हिंदी के खिलाफ उद्धव राज का भरत मिलाप। बीएमसी चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी शिंदे को देंगे टक्कर। मंच पर राज ठाकरे हाथ जोड़कर खड़े थे, तभी उद्धव की एंट्री होती है। वो राज की तरफ बढ़ते हैं, गले लगाते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं। और क्या यहीं से महाराष्ट्र में एक नई पॉलिटिकल पावर की शुरुआत हो गई है? उद्धव ने जैसे ही माइक थामा बड़ी बात कह डाली। जिस पर सबकी नजर थी, उद्धव ने कहा, एक साथ आए हैं, एक साथ रहेंगे। म्हणून माझ्या भाषणाची सुरुवात करताना सन्माननीय राज ठाकरे आणि जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, अप्रतिम मांडणी राजनी केलेली आहे। हे आज भाषणाकडे आहे, पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। ठाकरे ब्रदर्स अगर आज से एक साथ हैं तो चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो भाइयों की ताकत का पहला इम्तिहान बीएमसी चुनाव होगा। वो सीधे फडणवीस और शिंदे के साथ टक्कर लेंगे। हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ज्वाइंट रैली ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि जो बाला साहब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। बीस साल बाद किसी मंच पर राज और उद्धव साथ नजर आ रहे हैं।
आखिरी बार 2006 में बालासाहेब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। उद्धव और राज की फैमिली भी आज एक साथ नजर आई। परिवार को मिलाना ये बताता है कि अब दोनों भाइयों ने आगे की सियासी यात्रा के लिए एक होने का फैसला कर ही लिया है। राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला और बेटे अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी के साथ पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे भी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य और तेजस के साथ मौजूद थे। मंच से राज ठाकरे का वही तीखा अंदाज देखने को मिला। राज ने कहा, हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। अरे हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी हिंदी? त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। उद्धव ठाकरे का मेन टारगेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे। उद्धव ने कहा, फडणवीस ने हमारा इस्तेमाल करके छोड़ दिया और अब मैं और राज मिलकर इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे। मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोलत, बातमी आले सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। महाराष्ट्र में जिस भाषा विवाद के चलते ठाकरे ब्रदर्स की दुनिया कम हुई है, वो क्या है उसे समझना भी जरूरी है। इसी साल अप्रैल में फडणवीस सरकार ने पहले से 5वीं तक की क्लास के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया था। यह आदेश सूबे के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत फैसला लिया गया था। विवाद बढ़ने पर अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषा चुनने की छूट मिली और यहीं से दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता पर जंग शुरू कर दी। दोनों फडणवीस सरकार के खिलाफ मराठी के मुद्दे पर अटैक करने लगे। भाषा विवाद के बीच एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई। आज ही संयुक्त रैली से पहले मुंबई के वर्ली इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक कारोबारी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। ये बवाल भी हिंदी और मराठी भाषा से जुड़ा है। कारोबारी सुशील केडिया ने कल ट्विटर पर लिखा था, वो मराठी नहीं सीखेंगे। इससे बढ़ के एमएनएस कार्यकर्ताओं ने केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं 30 जून को ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार को मराठी ना बोलने पर पीटा था, जिस मामले में एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। खुलेआम गुंडागर्दी के बावजूद आज राज ठाकरे ने अपने वर्कर्स से कहा कि किसी को मराठी ना बोलने पर पीटो तो वीडियो ना बना। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोणती तिसरी भाषा आणणार आहेत? खरं तर आणली पाहिजे। गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिक दृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। यांना हिंदीतून राज्य नाही सांभाळता आली, यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत
आणि हे म्हणतात हिंदी शिका. कोणासाठी शिकायचं? एक तरफ शिवसेना में टूट के बाद उद्धव की सियासी ताकत कम हो रही है, तो वहीं राज ठाकरे की भी पॉलिटिक्स पावर लगातार गिर रही है. तो ऐसे में दोनों भाई मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा. राज ठाकरे की विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2009 में राज ठाकरे ने 13 सीट जीती थी, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 1 रह गई. वहीं 2019 के चुनाव में एमएनएस सिर्फ 1 सीट पर कब्जा कर पाई. 2024 में एमएनएस का विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला. महाराष्ट्र की सियासत में दोनों भाई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. उद्धव की भी सिचुएशन अपने भाई राज जैसी ही है. 2019 के चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद पार्टी में पहली बार विरोध के स्वर सुनाई देने लगे. उद्धव ने विचारधारा के खिलाफ जमकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया. उद्धव ठाकरे 2 साल से ज्यादा समय तक सीएम रहे. आखिर में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत हुई. वक्त ऐसा आया कि उनके पास न पार्टी का नाम रहा, न सिंबल और न ही मालिकाना हक. शिवसेना के पास 2019 में 57 विधायक थे, लेकिन पार्टी में बंटवारे के बाद अब उनके पास मात्र 20 विधायक हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटें जीत पाई. वहीं शिवसेना शिंदे गुट के पास अभी 57 विधायक हैं. सवाल है कि सब कुछ भुलाकर क्या राज और उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते कद के चलते उद्धव ने राज का हाथ थामा है? और क्या राज उद्धव के एक साथ आने से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को नुकसान होगा? पहला टेस्ट बीएमसी चुनाव होंगे, जहां ये साफ हो जाएगा कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से आखिर महाराष्ट्र की जनता के मन में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, या पब्लिक अभी भी मोदी के विकास के एजेंडे के नाम पर ही वोट करेगी. और अब बात करेंगे जुलाई में मॉनसूनी जलजले की, जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचाई हुई है. हिमाचल प्रदेश में बादल फटे तो उत्तराखंड में पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं. मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक पानी का जबरदस्त प्रकोप दिखाई दे रहा है. घर, मकान, मंदिर सब कुछ डूब चुका है. सड़कें तालाब बन चुकी हैं. मूसलाधार मुसीबत ने 360 डिग्री एंगल पर कैसे ढा रखा है सितम, इस रिपोर्ट में देखिए. हिमाचल टू उत्तराखंड, जुलाई में सैलाबी आफत. एमपी से लेकर यूपी, सहमी सहमी जिंदगी. मॉनसून की बारिश से देश के सभी राज्य इस वक्त प्रभावित हैं. हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश में मौसम की मार दिखाई दे रही है. सैलाबी आफत के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है. रिहायशी इलाके पानी में डूबे हुए हैं. सैकड़ों गांव सैलाब में समा गए हैं. हिमाचल के मंडी में सोमवार को बादल फटने से हुई तबाही के बाद अब लापता जिंदगियों की तलाश जारी है. 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के सियांज इलाके में, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोग लापता हो गए थे. 30 तारीख की रात को जब इस जूनी खड्ड में भयंकर पानी आया, तो उस वक्त ठीक सामने जहां पर एनडीआरएफ का ये सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है. यहां पर एक मकान हुआ करता था जो अब सपाट नाला बन चुका है. एक कमरा साइड में बचा है. उसके अलावा ये पेड़ जो है, ये कमरा सामने जो आप देख रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम स्लीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चल रही है. 9 लोग थे एक ही परिवार के, 9 के 9 लापता हो गए. 2 की डेड बॉडी जो है वो अभी मिली है, बाकी 7 की खोज अभी भी यहाँ पर जारी है. और सामने ये पूरा का पूरा एक घर हुआ करता था. उसी घर के अंदर ये यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम खड़ी हुई है. यहाँ पर ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये उसी घर के आंगन का एक पेड़ है. अब ये सिर्फ पेड़ ही बचा है, बाकी सब कुछ यहाँ से बह चुका है. बहरहाल कुछ देर पहले विक्रमादित्य ने भी यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के जितना भी इंतजाम है उनका ये कहना है कि काफी ज्यादा क्षति खासकर मंडी एरिया की हुई है. और कोशिश सरकार की ये है कि जल्द से जल्द जो कनेक्टिविटी है वो उसको सुधारा जा सके, ताकि जो
बचाव कार्य चल रहा है। अभी भी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल में सैलाबी आफत से अब तक 60 से ज्यादा की मौत हुई है। मंडी जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एनडीआरएफ की मदद से अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निश्चित तौर से जी यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है और मुझे बहुत दुख है कि ये लगातार दूसरी बार तीसरी बार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये तो नेचुरल क्लैमिटी है, मगर इसके ऊपर हम सबको मिलकर कार्य करना है, मिलकर रेस्टोरेशन का काम भी करना है, सड़क बहाली का काम भी करना है, जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनको रिलीफ भी देना है, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ्स हुई है वहाँ पर भी पूरा सहयोग देना है। तो इस पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज मैं व्यक्तिगत रूप से इलाके का हम दौरा कर रहा हूँ। मंडी के सिराज वैली में फ्लैश फ्लड के बाद पूरा इलाका खंडर बन चुका है। जहां कुछ दिन पहले तक आबादी थी वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। सिराज घाटी में बादल फटने से कई बार फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ, जिसके चलते कई घर मकान तबाह हो गए, लोगों की गाड़ियां बह गईं, खाने पीने का सारा सामान सैलाब में बह गया। उत्तराखंड में पहाड़ खंड खंड हो रहे हैं। चमोली के कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मलबे का ढेर सड़क पर जमा है। पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानों ने रास्ता रोक दिया है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जबकि नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं बारिश की आशंका है। वहीं 6 जुलाई को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार बन रहे हैं। पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आसमान से पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एमपी के शिवपुरी में कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग अपनी जान पर खेलकर पानी को पार कर रहे हैं। रुकवासा सोनपुरा रूट पर पुल नहीं बनने से 20 गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से ग्रामीण इलाकों की सड़कें पूरी डूब गई हैं, जिससे कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है। सिंध नदी भी उफान पर है, जिससे नालों और रपटों पर जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। जबलपुर में सैलाबी आफत के बीच गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बह गया। हादसे के वक्त ट्रक पुल पार कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बीच पुल में ही फंसकर बहने लगा। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर वक्त रहते कूद गए और अपनी जान बचाई। जबलपुर में पर्यट नदी पूरे उफान पर है। लगातार बारिश के चलते पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है। गांव टापू बन चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर सड़क टूट गई है, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई है। डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे बह गया। मलबा निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। गोरखपुर माधोपुर बाईपास पर मलबे में वाहन फंसे हैं। डिंडोरी में भारी बारिश के चलते निचले इलाके डूब गए हैं। सैलाब का पानी मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। चारों तरफ दरिया बह रहा है। मंदिर, घाट सब सैलाब के चक्रव्यूह में समा गए हैं। मध्य प्रदेश के मंडला में पिछले 2 दिन से हालात विकट बने हुए हैं। गाड़ियां डूब गई हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है। नाले में उफान के चलते एक कार फंस गई, जिसके बाद कार सवार को रेस्क्यू कर बचाया गया। रिहायशी इलाका सैलाब में डूब गया। रास्तों पर पानी भरा हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया है। रेस्क्यू टीम लोगों को सर्च कर सुरक्षित निकालने में जुटी है। नर्मदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर बह रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। यहां भूस्खलन के चलते जबलपुर मंडला हाईवे ठप हो गया है। चट्टानों के गिरने से सड़क टूट गई है।
अभी देखा गया तो कल भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। सेंट्रल और ईस्ट एमपी में ज़्यादातर एक्टिविटी है। वेस्ट एमपी में कंपैरेटिवली मतलब जैसे राजस्थान बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर में थोड़ा सा कम है, फिर भी सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में कल भी अलर्ट है। तो ये जो बालाघाट, सिवनी, कटनी, जबलपुर वो रीजन कल ऑरेंज वार्निंग में है और सेंट्रल रीजन में जैसे विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम वो ऑरेंज वार्निंग में है। कल से भोपाल में भी हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल तक का चांसेस है, जैसे भोपाल, राजगढ़, शाजापुर रीजन में। एमपी के टीकमगढ़ में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते एक स्कूल में पानी घुस गया। आनन फानन में लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि पूरे स्कूल परिसर को अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड के खूंटी से सैलाबी आफत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां जान जोखिम में डालकर बच्चे टूटे ब्रिज के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हैं। खूंटी सिमडेगा हाईवे पर बनई नदी में सैलाब आया, जिससे पुल का बीच का पूरा हिस्सा धंस गया। पुल का एक पिलर झुकने से सैलाब करीब 20 फीट नीचे चला गया। ऐसे में बच्चे अब इसी टूटे पुल को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। गुजरात में भी आज भारी बारिश की चेतावनी है। 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। बनासकांठा में भारी बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर दरिया बहने लगा। कई गाड़ियां जलभराव के चलते फंस गईं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश से जलजमाव हो गया है। अंडरपास में पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। घुटनों तक पानी जमा हो गया। मार्केट में जल भराव हो गया। यूपी के वाराणसी में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट पर बने मंदिर इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। गंगा नदी का जलस्तर हर घंटे 1 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी हो गई है। मणिकर्णिका घाट के ऊंचे हिस्से पर शवदाह किया जा रहा है। यूपी के 44 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 13 जिलों में भारी बारिश, जबकि 31 जिलों में गरज चमक के साथ पानी गिरने की चेतावनी जारी की गई। पिछले 4 दिन में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 136.2 मिलीमीटर हुई है, जो सामान्य से 18% ज्यादा है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही पानी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में मानसून और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा, जिससे पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक लोगों की परेशानी बढ़ सकती है।